तो दोस्तों आज हम पहला न्यूमेरिकल करेंगे जेनेटिक एल्गोरिदम की मदद से। और इस न्यूमेरिकल का नाम है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिदम। ये न्यूमेरिकल हम पर्टिकुलरली पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल और करने वाले हैं जेनेटिक एल्गोरिदम की मदद से, दैट विल बी फाइंडिंग द मैक्सिमा ऑफ साइन फंक्शन। तो ये दो न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो आज ये पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। there are two generators of 100 megawatt each with incremental characteristic। incremental equation है ये। पहले वाले जनरेटर की है यस 2 प्लस 0.012 P1 और दूसरे जनरेटर की इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 1.5 प्लस 0.015 P2। तो देखिए हाँ, हर एक जनरेटर की एक कॉस्ट होती है। हर एक जनरेटर एक पावर जनरेट करता है। जितनी ज़्यादा जनरेटर पावर जनरेट करेगा उतनी ज़्यादा जनरेटर की कॉस्ट आएगी, जनरेशन कॉस्ट। तो और ये इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट होती है वो जो जनरेटर की कॉस्ट होती है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसा मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मान लीजिए ये एक जनरेटर है। इस जनरेटर का कॉस्ट फंक्शन कुछ इस तरीके से है। देखिए अगर हम बोलते हैं, अगर हम कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं, कॉस्ट फंक्शन इस जनरेटर का ये पहला जनरेटर है। इस जनरेटर का कॉस्ट फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा। आप देखिए 0.006 P1 स्क्वायर प्लस 2 P1। तो देखिए अगर ये कॉस्ट फंक्शन है किसी जनरेटर का और आपको इस जनरेटर का इंक्रीमेंटल कॉस्ट फंक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। ये 0.006 तो ये हो जाएगा 0.012 P1 प्लस 2। ऊपर इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये हो गया इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसी तरीके से दूसरे हर एक जनरेटर का एक कॉस्ट फंक्शन होता है जिसको डिफरेंशिएट करने से हमारे पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती है। तो अभी हमको यहाँ पर दो जनरेटर की इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमें दी हुई है। और एक चीज़ हमें और पता है कि जो जनरेटर का इसमें ये बोल रहा है कि टोटल द मिनिमम लोड ऑन ईच यूनिट इज़ 10 मेगावाट। मतलब जो दो जनरेटर हमारे पास हैं वो एटलीस्ट 10 मेगावाट उनका वो लोड होनी चाहिए। कि आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास जनरेटर है और एक जनरेटर और है। ये ग्राउंड है और ये आपस में कनेक्टेड है। तो ये कह रहा है कि जो अगर ये जनरेटर G1 है और ये हमारे पास जनरेटर G2 है, तो ये G1 जनरेटर है, इसे एटलीस्ट 10 मेगावाट तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम ये 100 मेगावाट कर सकता है। तो ये लिमिट है, ये पहले वाले जनरेटर और दूसरे वाले जनरेटर की। तो मिनिमम कितना लोड है आप देखिए, 10 मेगावाट मिनिमम ये जनरेटर को प्रोड्यूस करना ही करना है। और सिमिलरली इस जनरेटर को भी 10 मेगावाट मिनिमम प्रोड्यूस करना ही करना होगा। तो मिनिमम हमें लोड 20 मेगावाट का सिस्टम में तो यूज़ करना ही पड़ेगा। मतलब तो 20 मेगावाट, ये दोनों लोड मिला के 20 मेगावाट से ज़्यादा होने चाहिए, 20 मेगावाट होने चाहिए एटलीस्ट। और मैक्सिमम ये जनरेटर 100 मेगावाट दे सकता है और सिमिलरली जनरेटर G2 भी मैक्सिमम 100 मेगावाट दे सकता है। तो मैक्सिमम ये लोड, मिनिमम लोड हो सकता है 20 मेगावाट और मैक्सिमम लोड हो सकता है 200 मेगावाट। तो यहाँ से ये मैक्सिमम और मिनिमम का हमें यहाँ से पता चल रहा है इन दो स्टेटमेंट से। टोटल लोड सप्लाइड टू बी 150 मेगावाट। तो उसने बोला है कि टोटल लोड जो हम सप्लाई करने वाले हैं वो 150 मेगावाट का लोड हम सप्लाई करने वाले हैं, टोटल 150 मेगावाट। डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑपरेटिंग शेड्यूलिंग यूजिंग बाइनरी जेनेटिक एल्गोरिदम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम बाइनरी की बात क्यों कर रहे हैं, तो आज अभी हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हम हमेशा बाइनरी वर्ड टर्म का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो देखिए हम इसमें पहले क्या करेंगे, हमारे पास हमने देखा था कि एक पॉपुलेशन साइज़ का कॉन्सेप्ट है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, तो हमें मिनिमम पता है कि मिनिमम एक जनरेटर कितना जनरेट कर सकता है, मैक्सिमम एक जनरेटर कितना जनरेट कर सकता है और डिमांड कितनी है। हमारे पास टोटल डिमांड है 150 मेगावाट। टोटल डिमांड मतलब जनरेटर 1 और जनरेटर 2 मिल के 150 मेगावाट लोड शेयर करेंगे। तो एक चीज़ जो अभी तो देखिए, तो ये इक्वेशन हमें दी हुई है इंक्रीमेंटल कॉस्ट।
ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट दी हुई है हमारे पहले जनरेटर के लिए, दूसरे जनरेटर के लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट दी है। पहले और दूसरे जनरेटर के लिए बोथ के लिए मिनिमम और मैक्सिमम दे रखा है कि मतलब जनरेटर 1 और जनरेटर 2 ये जो वैल्यूज़ हैं G1 जनरेटर 1 एंड जनरेटर 2 दोनों के लिए हैं। तो जनरेटर 1 और जनरेटर 2 मिनिमम 10 मेगावाट का लोड मतलब 10 मेगावाट का लोड एटलीस्ट मिनिमम हर एक जनरेटर, मतलब जनरेटर 1 भी 10 मेगावाट, जनरेटर 2 भी 10 मेगावाट एटलीस्ट होना चाहिए और मैक्सिमम 200। तो हमें सबसे हमारा, जैसे कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि सर्च स्पेस क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो उस वीडियो को आप देख लीजिए पहले, कि पार्ट 3 है वो, जेनेटिक इस प्लेलिस्ट का पार्ट 3 है, तो आप उसको देख लीजिए कि वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि सर्च स्पेस क्या होता है। तो हम अभी जो पहला काम हमारा यह है सर्च स्पेस डिफ़ाइन करना। हम सर्च स्पेस डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो ये सर्च स्पेस डिफ़ाइन करने के लिए देखिए अभी जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि ऑप्टिमल, अगर आपके पास दो जनरेटर हैं और आप ऑप्टिमली दोनों जनरेटर्स को लोड करना चाहते हैं, मतलब आप क्योंकि कॉस्ट फंक्शन है, क्योंकि ये एक जनरेटर जितनी भी पावर देगा उस पावर के रिगार्डिंग, उस पावर के अकॉर्डिंग उस जनरेटर के लिए कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट फंक्शन पहले वाले जनरेटर का, दूसरा कॉस्ट फंक्शन है दूसरे वाले जनरेटर का। तो जितनी ज़्यादा पावर ये जनरेटर देगा, मान लीजिए जनरेटर ने P1 पावर दी है, मान लीजिए दूसरे जनरेटर ने P2 पावर दी, तो जितनी ज़्यादा पावर देगा ये जनरेटर उतना ज़्यादा इसका कॉस्ट इंक्रीज़ होगा। सिमिलरली यहाँ दूसरा P2 जनरेटर जितना ज़्यादा पावर देगा उतनी ही ज़्यादा जनरेटर की कॉस्ट होगी। तो अगर आप चाहते हैं, आपके पास टोटल 150 मेगावाट का लोड है, 150 मेगावाट लोड को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पहले जनरेटर को और दूसरे जनरेटर को इसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग, सो दैट आप मतलब इस तरीके से आप समझिए कि मान लीजिए कि आप पहले वाले जनरेटर से 70 मेगावाट लेते हैं और दूसरे वाले जनरेटर से 80 मेगावाट लेते हैं। हो सकता है कि वो एक सिचुएशन है जब आपको कॉस्ट मिनिमम पड़ जाए। हो सकता है कि पहले वाले जनरेटर से 60 मेगावाट लेने पे और दूसरे वाले जनरेटर से 90 मेगावाट लेने पे आपको आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। तो इसी तरीके से बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि जिसके बेस पे आपको ये बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिसके बेस पे हम ये बता सकते हैं। तो अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मिनिमम कॉस्ट आपको कितना, आप मिनिमम कॉस्ट निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको मिनिमम कॉस्ट लगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास पावर सिस्टम में इक्वेशन है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन को अगर आप फर्स्ट जनरेटर को अगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेकंड जनरेटर के आप इक्वेट कर दें तो क्योंकि देखिए जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट फर्स्ट है ये IC1, ये इसी इक्वेशन को IC1 कहते हैं, ये P का फंक्शन है पावर का। सिमिलरली इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू IC2 ये P2 का फंक्शन है। तो यहाँ पर जब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करोगे तो आपको एक नेट इक्वेशन मिल जाएगी P1 और P1 एंड P2 के टर्म्स में। सिमिलरली एक इक्वेशन आपको और बनानी है P1 एंड P2 के टर्म्स में। जो दूसरी इक्वेशन आप बनाएंगे P1 और P2 के टर्म्स में वो आप बनाएंगे या टोटल लोड की मदद से। आपको पता है कि आपके सिस्टम पे टोटल लोड कितना है, 150 है। तो जब टोटल लोड 150 है तो जनरेटर 1 एंड जनरेटर 2 कंबाइन करके टोटल 150 मेगावाट प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो एक इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन आपके पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट से हो जाएगी, जहां आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट जनरेटर को इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेकंड जनरेटर के इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन हो जाएगी P1 एंड P2। अब हमें देखना है कि हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम की मदद से। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे को ये निकालना सीखेंगे कि जो ये सर्च स्पेस हम फाइंड कर रहे हैं, ये लैम्डा मीन और लैम्डा मैक्स की वैल्यूज़ हम निकालना सीखेंगे। और हम देखेंगे, मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि ये लैम्डा क्या है और इनकी लैम्डा मीन और लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल के इन दोनों के बीच की वैल्यूज़ को हम सर्च स्पेस क्यों कहते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करने में हमको 6 to 7 वीडियोस लग जाएंगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अब देखेंगे अगली वीडियो में कि लैम्डा मीन एंड लैम्डा मैक्स हम कैसे निकालेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।